मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आज अगला जो सेकंड चैप्टर है हमारे बायोलॉजी का, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हमारे बायो का मेन जो हमारे हर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्लास 12th के जो चैप्टर्स हैं उनमें से जो मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर जो स्टार्ट हो रहे हैं वो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने पहले चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक जनरल बेसिस पे पढ़ा था, जो कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, क्या डिफरेंस है सेक्सुअल में, क्या डिफरेंस है सेक्सुअल और सेक्सुअल में, उसकी बात हम लोगों ने की थी वहाँ पे। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फ्लावरिंग प्लांट के अंदर पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि एक फ्लावरिंग प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो हम लोग जो अभी जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। देखो, स्टार्ट जब हम करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से, तो हमको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि ये फ्लावरिंग प्लांट क्या होते हैं। बेटा तो प्लांट में ये फ्लावरिंग प्लांट क्या है। जब आपने 11th क्लास में प्लांट किंगडम पढ़ा होगा तो प्लांट किंगडम में आपको वहाँ पे 5 वहाँ पे डिवीज़न पढ़ाए होंगे प्लांट के। तो उसमें 5 डिवीज़न में से आपको एल्गी पढ़ाया गया होगा, ब्रायोफाइट पढ़ाया गया होगा, टेरिडोफाइट्स पढ़ाया गया होगा, फिर वहाँ पे आपको जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पढ़ाया गया होगा। ठीक है, तो जब आपने वहाँ पे एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट जो पढ़ा, वहाँ पे आपने ये देखा कि वहाँ पे सीड का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा था। और वहाँ पे जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन था वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मोस्टली असेक्सुअल था। सेक्सुअल लेवल पे कुछ प्लांट्स के अंदर जाते थे। जब आपने जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पढ़ा तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में आपको सीड हैबिट दिखी कि मतलब वहाँ पे सीड का फॉर्मेशन हो रहा था। उसमें आपने जिम्नोस्पर्म में देखा कि जो सीड था वो सीड फ्रूट से के अंदर कवर्ड सीड नहीं था, मतलब किसी चीज़ के अंदर कवर्ड सीड नहीं था। और जो जिम्नोस्पर्म थे वहाँ पे क्या था कि जो सीड था वो कवर्ड था। तो अब देखो, ध्यान से समझो यहाँ पे कि वहाँ पे जब आपने लास्ट में पढ़ा होगा कि जो फ्रूट होता है, ये फ्रूट किससे बनता है बेटा? ओवरी से। किससे बनता है? ओवरी से। सीड किससे बनता है? ओव्यूल से। सीड किससे बनता है? ओव्यूल से। तो ये जो ओवरी और ओव्यूल हैं, ये ओवरी और ओव्यूल पार्ट हैं, ये ओवरी एंड ओव्यूल पार्ट हैं किसके? एक फ्लावर के। किसके पार्ट है? फ्लावर के। यानी कि अगर कहीं पे फ्लावर है तो उस फ्लावर में क्या प्रेजेंट होगा? ओवरी। और अगर कहीं पे फ्लावर है और उसमें ओवरी प्रेजेंट है तो ये ओवरी आफ्टर मॉडिफिकेशन, आफ्टर मैच्योरेशन क्या बनाएगा? फ्रूट बनाएगा। तो यानी कि अगर हम कभी कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट तो इसका मतलब हम वहाँ पे किसकी बात कर रहे होते हैं? वहाँ पे हम बात कर रहे होते हैं एंजियोस्पर्म्स की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? एंजियोस्पर्म्स जो प्लांट है उनकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमको जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखना है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली हमको यहाँ पे किस में देखना है? एंजियोस्पर्म के अंदर। ठीक है, अभी देखो इसके आगे हम लोग क्या बात करेंगे। इसके आगे हमारे पास अभी सबसे पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि एक एंजियोस्पर्म का जो प्लांट होता है उस प्लांट में क्या क्या चीजें और उस प्लांट के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो कि कोई भी प्लांट जो एंजियोस्पर्म का है, एंजियोस्पर्म के प्लांट्स को हम बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये क्लासिफिकेशन मैंने इसके पहले वाले चैप्टर में बताया था। एक जो होता है वेजिटेटिव पार्ट, एक क्या होता है? वेजिटेटिव पार्ट। दूसरा क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट। दूसरा क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, जो ये वेजिटेटिव पार्ट है इसके अंदर में हमने पढ़ा था लीफ, इसके अंदर में हमने पढ़ा था स्टेम, इसके अंदर में पढ़ा था रूट। ठीक है, और रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमने पढ़ा था फ्लावर। ठीक है, अभी देखो ध्यान से, हमको पता है जब क्लास 11th में हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ा था, क्लास 11th में जब हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वहाँ पे पढ़ा था तो वहाँ पे हम लोग को ये बताया गया था कि जो ये लीफ है ये किसका पार्ट है? लीफ, स्टेम, और जो फ्लावर है वो किसके पार्ट है? सूट के पार्ट है। मतलब ये सूट है और रूट जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है।
तो ध्यान से समझना कि जब भी कोई प्लांट स्टार्टिंग में, जब प्लांट क्या होता है, जब सीड जर्मिनेशन होता है और प्लांट बनता है, तो उसमें सबसे पहले स्टेम बनता है, रूट बनता है। स्टेम, ये अर्थ का सरफेस है, ये क्या है, रूट है, ये क्या है, स्टेम है। फिर इस स्टेम पे लीव्स का फॉर्मेशन होता है, लीव्स का फॉर्मेशन होता है। अब एक बात मुझे और बताना, हमने रूट और स्टेम को डिफ्रेंशिएट करने के लिए वहाँ मॉर्फोलॉजी में एक चीज़ जाना था कि जो स्टेम होते हैं उन स्टेम्स पे या जो सूट होता है उस सूट पे नोड प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, नोड। जो नोड्स आगे चल के बहुत सारे ब्रांचेज बनाते हैं, इन्हीं नोड से लीफ का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और इन्हीं नोड से किसका फॉर्मेशन होता है, फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो रूट और स्टेम के बीच में हमने डिफरेंस क्या देखा था कि स्टेम से या जो सूट थे उसके ऊपर क्या प्रेजेंट था, नोड प्रेजेंट था, ठीक है। अब ये सारी चीज़ों का मतलब क्या है, मैं ये चीज़ें यहाँ पे बता क्यों रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि जो स्टेम है या जो सूट है, उस स्टेम या सूट में कैसे फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, कैसे फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, ध्यान से समझो। जैसे ये एक मान लो कि स्टेम था, ठीक है बेटा, स्टेम था और ये उसके क्या थे, रूट्स थे। ये एक स्टेम था और स्टेम के ये क्या थे, रूट थे। तो स्टेम पे क्या होगा, नोड होगा, जाहिर सी बात है, नोड होगा, ऐसे ये मान लो नोड होगा। और नोड्स पे क्या है कि बहुत नोड्स पे किससे बने होंगे, सेल से बने होंगे। नोड्स पे किससे बने होंगे, सेल से बने होंगे, ठीक है। अभी समझो यहाँ पे मान लो कि इस नोड्स ने क्या किया, ब्रांचिंग की, नोड से ब्रांच का फॉर्मेशन हो गया, ये सूट का ब्रांच हो गया, तो इस पे भी नोड प्रेजेंट होगा क्योंकि सूट का ही पार्ट है, ठीक है। अब मान लो इस नोड पे भी क्या थे, सेल्स थे। क्या होता है कि जैसे ही प्लांट मैच्योर होता है और फ्लावरिंग का टाइम आता है, ये जो नोड पे प्रेजेंट जो सेल्स हैं, इन सेल्स के अंदर चेंज होता है, इन सेल्स के अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंज या उनके स्ट्रक्चरल चेंज होता है, और ये जो ग्रुप ऑफ सेल हैं वो स्पेसिफिक सेल हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, स्पेसिफिक सेल हो जाते हैं, स्पेसिफिक सेल्स। जिन स्पेसिफिक सेल्स के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है कि वो फ्लावर के जितने भी पार्ट्स हैं, फ्लावर के पार्ट्स हैं, जैसे पेटल हो गया, सेपल हो गया, थैलमस हो गया, ठीक है, वहाँ पे एंथर हो गया, सॉरी, वहाँ पे स्टेमन हो गया, कार्पल हो गया। इन सारे प्लांट का जो फ्लावर होता है उस फ्लावर के पार्ट के फॉर्मेशन की कैपेबिलिटी, ध्यान से समझो। जब प्लांट मैच्योर होता है तो उसके नोड्स के पास जो सेल्स होते हैं उनके अंदर स्ट्रक्चरल और मॉर्फोलॉजिकल चेंज आता है। वो चेंज उनको इस कैपेबल बनाता है, उनके अंदर एक कैपेबिलिटी लाता है, जिस कैपेबिलिटी के थ्रू वो क्या कर सकते हैं कि फ्लावर के पार्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक सेल्स जो बने नोड्स के ऊपर, जिनके अंदर ये कैपेबिलिटी थी कि वो फ्लावर के पार्ट्स का फॉर्मेशन कर पाएं, इन स्पेसिफिक सेल्स को हमने वहाँ पे क्या कहा, फ्लोरल प्रीमोर्डियम। क्या कहा बेटा, फ्लोरल प्रीमोर्डियम। इस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं, फ्लोरल प्रीमोर्डियम। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि व्हाट इज द फ्लोरल प्रीमोर्डियम। तो फ्लोरल प्रीमोर्डियम क्या है कि फ्लोरल प्रीमोर्डियम स्टेम के अंदर स्पेसिफिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं नोड्स पे, जिनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो फ्लावर के जितने भी पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्स का फॉर्मेशन कर पाए, ठीक है। तो ये फ्लावर प्राइमोर्डियम। तो सिंपली क्या होता है कि जब प्लांट ग्रो करता है और जब फ्लावरिंग सीजन आता है तो उसके नोड्स में क्या होता है, फ्लावर प्राइमोर्डियम का फॉर्मेशन होता है, और फिर यही फ्लावर प्राइमोर्डियम क्या होते हैं, आगे चल के फ्लावर बनाते हैं, और फ्लावर में हमको ये सारे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। अभी एक चीज समझो कि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि आप ये प्रूव करिए कि जो फ्लावर है वो फ्लावर स्टेम का मॉडिफिकेशन है। आप ये प्रूव करिए कि जो फ्लावर है, फ्लावर किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। फ्लावर इज अ मॉडिफाइड सूट। फ्लावर क्या होता है, एक मॉडिफाइड सूट होता है। इसको प्रूव कैसे करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए आप जब किसी फ्लावर को, मान लीजिए कि आपने क्या किया कि एक फ्लावर लिया ऐसे, ठीक है, मान लो फ्लावर का स्टाक था, ये उसका थैलमस था। जब इस फ्लावर को उसके पार्ट्स में ब्रेक करोगे, जब फ्लावर को उसके पार्ट्स में, मान लो ये क्या था इस फ्लावर का, ये ओवरी था,
ठीक है, ये फिर स्टेमन हो गया, और फिर ये मान लो पेटल्स हो गए, और फिर मान लो ये सेपल हो गया, ये सेपल हो गया। अब कैसे प्रूव करेंगे कि फ्लावर इज अ मॉडिफाइड सूट? इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस फ्लावर में इसे एक फ्लावर लेंगे और उस फ्लावर को नीचे से क्या करेंगे, सबसे पहले उसके सेपल्स को हटा देंगे। पहले ये जो सेपल्स हैं, इन सेपल्स को हम क्या करेंगे, तोड़ के वहां से हटा देंगे। फिर क्या करेंगे, पेटल्स को हटा देंगे। फिर वहां से पेटल्स को धीरे धीरे तोड़ के वहां सारे पेटल्स को हटा देंगे। फिर हम क्या करेंगे, उसके स्टेमन्स को हटा देंगे, और फिर क्या करेंगे, उसके कार्पल को हटा देंगे। ठीक है, एक एक करके जो फ्लावर के जितने भी पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को ब्रेक कर करके निकाल देंगे। जब लास्ट में आपके पास जो स्ट्रक्चर बचेगा, लास्ट में जब आपके पास जो स्टाक बचेगा, उस स्टाक पर जो थैलमस पे आप जब स्ट्रक्चर देखोगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि जितने भी कार्पल थे, 1 2 3 जितने भी कार्पल थे, वो उस स्टाक पे एक पर्टिकुलर लाइन पे ऐसे अरेंज थे, उस पर्टिकुलर लाइन पर अरेंज थे। फिर उसके बाद तुम देखोगे कि जितने भी आपको वहां पे जो स्टेमन थे, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर लाइन पे या एक पर्टिकुलर नोड पे वहां पे जुड़े हुए थे स्टाक पे। पहले नोड पे कौन जुड़ा हुआ था, मान लो वहां पे ओवरीज या जो हमारा कार्पेल था वो। फिर उसके नीचे नोड पे देखोगे कि वहां पे स्टेमन जुड़ा हुआ था। फिर आप देखोगे जितने भी आपने पेटल्स तोड़े थे, उन पेटल्स का जो पोजीशन है, वो पोजीशन एक और नोड बनाता है। और फिर आप देखोगे जितने भी आप सेपल्स तोड़े थे, उन सेपल का पोजीशन भी क्या करता है, एक और नोड बनाता है। तो सिंपल सा मतलब क्या है कि जब आप फ्लावर के पार्ट्स को तोड़ के निकाल दोगे तो आपको देखोगे, आप वहां पे देखोगे कि जितने भी फ्लावर के पार्ट्स हैं वो स्पेसिफिक नोड्स पे जुड़े हुए हैं। एंड द प्रेजेंस ऑफ दिस नोड शोज दैट प्रेजेंस ऑफ नोड इंडिकेट दैट फ्लावर इज अ मॉडिफाइड सूट। फ्लावर क्या है, मॉडिफाइड सूट है। फ्लावर क्या है, मॉडिफाइड सूट है। ठीक है, तो चूंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि रूट और सूट में डिफरेंस क्या है, रूट में नोड्स नहीं होते और सूट में क्या होते हैं, नोड्स होते हैं। और आपने जब देखा कि सब सारे पार्ट्स आपने तोड़ तोड़ के निकाल दिए और देखा कि आपको वहां पे अलग अलग नोड्स देखने को मिल रहे हैं, तो यानी कि नोड्स प्रेजेंट है, यानी कि फ्लावर किसका पार्ट है, वहां पे स्टेम का पार्ट है। तो अगर कभी क्वेश्चन इस पे पूछा जाए तो आप वहां पे इसको इस फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट अब हमको यहाँ पे देखना है कि एक फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, एक फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो फ्लावर के बेसिकली, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे रब कर दूं, फ्लावर के पार्ट्स को और बेटर तरीके से यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, एक फ्लावर का स्ट्रक्चर, और उसमें ही हम लोग हर एक पार्ट्स का जनरल अपीयरेंस, जनरल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। देखो फ्लावर में क्या होता है कि डंडे जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं स्टाक। क्या कहते हैं, स्टाक। नेमिंग हम अलग उससे करेंगे। स्टाक होता है जो फ्लावर को ब्रांच से जोड़ता है। यही स्टाक का जो अपर एंड होता है, स्टाक का जो अपर एंड होता है, आगे जाके ऐसे स्वेलन स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, ऐसे फुला हुआ स्ट्रक्चर बनाता है। इसको कहते हैं थैलमस। इसको रिसेप्टिकल्स भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रिसेप्टिकल्स। थैलमस कह लो, रिसेप्टिकल्स कह लो। ठीक है, इस थैलमस के ऊपर ही क्या होता है कि जो ओवरी होती है या जो हमारा जो सेंट्रल पोर्शन जो कार्पेल है वो ऐसे जुड़ा होता है। ठीक है, और उसके बाद वहीं पे अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो फ्लावर के अंदर, अगर बाइसेक्सुअल है तो उसके अंदर तो आपको एक ऐसे फिलामेंट और एंथर जैसा स्ट्रक्चर जो स्टेमन है वो होगा। ऐसे स्टेमन होता है उसी पे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर। और फिर क्या होता है, उसके बाहर फिर आपको बहुत लीफ लाइक स्ट्रक्चर, कलरफुल लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। इसको हम कहते हैं पेटल्स। इसको हम क्या कहते हैं, पेटल्स। ठीक है, और पेटल्स के बाहर ग्रीन स्ट्रक्चर होता है लीफ लाइक, इसको हम कहते हैं सेपल्स। ये ग्रीन स्ट्रक्चर जो आपको दिखता है फ्लावर में, वो उसको हम क्या कहते हैं, सेपल्स। तो नेमिंग कर लेते हैं। ये क्या है बेटा, सेपल है, जनरली ग्रीन कलर का होता है। ये क्या है, पेटल्स है। ये क्या है, पेटल्स है। ये क्या था, आपका स्टेमन था। ये क्या था, स्टेमन। और ये क्या था, कार्पल था। ये क्या है, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट है।
तो पार्ट ऑफ प्लांट चलो देखते हैं यहाँ पे, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर के पार्ट्स। देखो पहला जो पार्ट है हमारा फ्लावर के पार्ट्स में, पहला जो पार्ट्स है वो है सेपल। क्या बेटा? सेपल। ये एक यूनिट जो है, इस यूनिट को मतलब एक ये लीफ वाला स्ट्रक्चर जो है, उस एक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? सेपल। अब चूंकि एक फ्लावर में अकेले तो प्रेजेंट होगा नहीं, हो सकता है 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो। तो जब एक से ज्यादा सेपल, भाई एक फ्लावर में एक से ज्यादा सेपल्स होंगे तो उसके एक यूनिट को हम क्या कहते हैं? सेपल। एक यूनिट को हम क्या कहते हैं? सेपल। और उसके जो ग्रुप होते हैं, मतलब एक फ्लावर में प्रेजेंट जो सेपल्स का जो बंच होता है, जो ग्रुप होता है, उस ग्रुप को हम कहते हैं कैलिक्स। क्या कहते हैं बेटा? कैलिक्स। तो ध्यान से समझना, ये किसका नाम है? यूनिट का नाम है। फ्लावर के पार्ट के यूनिट का नाम है, और ये उसके वर्ल का नाम है। किसका नाम है? वर्ल का, यानी कि उसके ग्रुप का नाम है, उसके जो पूरा जो ग्रुप प्रेजेंट होता है उसमें उसको। तो ये क्या सबसे बार क्या प्रेजेंट होता है? कैलिक्स। कैलिक्स के यूनिट का नाम क्या है? मतलब एक यूनिट, उसका एक पार्ट क्या होता है? सेपल होता है। ऐसे ही उसके जो सेकेंड लेयर, सेकेंड आउटर लेयर है, उसको हम कहते हैं पेटल। उसके एक यूनिट को क्या कहते हैं? पेटल। यानी कि जो कलरफुल पार्ट आपको दिख रहा है, पंखुड़ी जिसको आप कहते हैं, उसके एक यूनिट को हम क्या कहते हैं? पेटल। और इसके ग्रुप को क्या कहते हैं? कोरोला। ग्रुप को क्या कहते हैं बेटा? कोरोला। ठीक है, तो ये कैलिक्स और कोरोला। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होता है स्टमन। क्या प्रेजेंट होता है? स्टमन। क्या प्रेजेंट होता है? स्टमन। तो एक यूनिट को हम क्या कहते हैं? स्टमन। और ग्रुप ऑफ जो यूनिट्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एंड्रोशियम। क्या कहते हैं? एंड्रोशियम। तो उसके वॉल को हम क्या कहते हैं बेटा? एंड्रोशियम कहते हैं। उसके बाद जो इनरमोस्ट जो पार्ट है फ्लावर का, उसको हम कहते हैं कार्पल। क्या कहते हैं? उसके एक यूनिट को क्या कहते हैं? कार्पल। और उसके वर्ल को, यानी कि अगर एक से ज्यादा प्रेजेंट है तो उसके ग्रुप को हम क्या कहते हैं? गाइनोशियम। क्या कहते हैं? गाइनोशियम। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आपने ये सारी चीजें 11th क्लास में अगर आपने मॉर्फोलॉजी या फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा होगा तो वहां पे पढ़ा होगा। तो सेपल यूनिट है, इसके ग्रुप को क्या कहते हैं? कैलिक्स। पेटल यूनिट है, इसके ग्रुप को क्या कहते हैं? कोरोला। स्टमन यूनिट है, इसके ग्रुप को क्या कहते हैं? एंड्रोशियम। कार्पल यूनिट है, इसके ग्रुप को क्या कहते हैं? गाइनोशियम। ठीक है, यहां पे जो ये कैलिक्स एंड कोरोला है, ये कैलिक्स एंड कोरोला है, ये मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है। कैलिक्स और कोरोला जो है वो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है फ्लावर के। ठीक है, मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है फ्लावर के। जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं फ्लावर के वो कौन कौन है? स्टेमन एंड कार्पल। तो देखो यहां पे ध्यान से, जो स्टमन होता है, ये स्टमन क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है, और जो कार्पल होता है ये क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो जाहिर सी बात है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम क्या होगा बेटा? वो क्या प्रोड्यूस करेगा? मेल गैमेट। क्या प्रोड्यूस करेगा? मेल गैमेट। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या प्रोड्यूस करेगा? फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट। ठीक है, यहां जो मेल गैमेट प्रोड्यूस होता है वो किसके फॉर्म में प्रेजेंट होता है? पॉलन ग्रेन के अंदर, पॉलन ग्रेन के अंदर। और यहां जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो ओव्यूल के अंदर प्रोड्यूस होता है। किस फॉर्म में? ओवम के फॉर्म में। प्लूरल फॉर्म ओवा हो जाएगा। ठीक है, पेटल्स का काम क्या है? पेटल्स और सेपल्स, इनका ज्वाइंट फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन है। पेटल्स और सेपल का ज्वाइंट फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन है। लेकिन पेटल्स जो अगर कलरफुल हैं, अगर कलरफुल पेटल्स हैं तो इनका एक और काम होता है, कलरफुल पेटल्स का इनका एक और काम होता है, अट्रैक्शन, अट्रैक्ट्स द पॉलिनेटिंग एजेंट, पॉलिनेटिंग एजेंट। अब ये पॉलिनेटिंग एजेंट क्या होते हैं? देखो, फॉर्म हुआ मेल गैमेट कहां पे? एंड्रोशियम में, पॉलन के फॉर्म में, और फीमेल गैमेट ओवम के फॉर्म में। तो पॉलन ग्रेन को ओवम के पास पहुंचना होगा, किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए। तो पॉलन ग्रेन को ओवम के पास ले जाने वाले जो एजेंट होते हैं उनको क्या कहते हैं? पॉलिनेटिंग एजेंट। तो पॉलिनेटिंग एजेंट को फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट करने का काम कौन करता है? पेटल्स करता है, कलरफुल पेटल्स। ठीक है, और जो कैलिक्स होता है इसका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन होता है। कैलिक्स का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन का। जैसे
तुमने देखा होगा कि जब फ्लावर बड के फॉर्म में होता है, फ्लावर जब उसकी ब्लूमिंग नहीं हुई तो बड के फॉर्म में होता है, तो आपको सिर्फ क्या दिखता है बार बार, सिर्फ आपको सेपल्स दिख रहा है। और जैसे ही वो फ्लावर के अंदर फ्लावरिंग होती है तो जब उसके सारे पार्ट एक्सपोज होते हैं तो जो पेटल्स, जो सेपल्स होता है वो कहाँ चला जाता है, नीचे किनारे। तो यानी कि बड के प्रोडक्शन का काम कौन करता था, प्रोटेक्शन काम कौन करता था, सेपल करता था। तो ये फ्लावर के पार्ट और उसके काम जो है वो आपके सामने प्रेजेंट है यहाँ पे। तो इनमें से जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन कौन सा है, स्टेमन एंड कार्पेल। बाकी प्रोटेक्टिव एंड एसेसरी पार्ट यानी जो है उसको असिस्टेंट प्रोवाइड करता है वो कौन है, सेपल एंड पेटल। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलो अभी इसके बाद देखते हैं। ये जनरल अभी इंट्रोडक्शन है आपके लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में। भाई फ्लावर पहले जानेंगे तब तो उसके अंदर रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो फ्लावरिंग प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन के ये जनरल अभी आपके लिए एग्जांपल्स, आपके लिए इंट्रो पोर्शन है ये। तो हम लोगों ने अभी तक कवर किया कि जो प्लांट्स के जो फ्लावर हैं, फ्लावर के कौन कौन से पार्ट होते हैं, उन पार्ट्स का क्या क्या रोल होता है। अभी हम लोग को बेसिकली स्टार्ट जब हम लोग करेंगे रिप्रोडक्शन में तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि एंड्रोशियम क्या होता है। भाई हम लोग को प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हमने वहाँ पढ़ा था, एंड्रोशियम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ा था। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमने सबसे पहला क्या पढ़ा था, गैमीट का फॉर्मेशन, फिर गैमीट का ट्रांसफर, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता था और फिर उसके आगे के जो स्टेप्स हैं वो होते थे। तो सबसे पहले यहाँ भी हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट ही पढ़ेंगे। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम देखेंगे कि मेल गैमीट कहाँ पे फॉर्म होता है, यानी कि मेल गैमीट पॉलन ग्रेन के अंदर अगर फॉर्म होता है तो वो जहाँ पे फॉर्म होता है उस पर्टिकुलर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का क्या स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर के बाद उसमें कैसे उसमें मेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा। ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और वहाँ पे फिर देखेंगे कैसे फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है, फिर ये गैमीट के ट्रांसफर कैसे होता है और फिर लास्ट में हम लोग वहाँ पे फर्टिलाइजेशन पे आएंगे। तो प्री फर्टिलाइजेशन में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम है क्या, एंड्रोशियम जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एंड्रोशियम क्या है, इट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। स्टेमन इज द यूनिट ऑफ एंड्रोशियम। एंड्रोशियम का यूनिट कौन होता है, स्टेमन होता है, ठीक है। स्टेमन क्या होता है, एंड्रोशियम का यूनिट, मतलब एक फ्लावर में एक से ज्यादा स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, एंड्रोशियम। तो यानी कि फ्लावर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एंड्रोशियम, और उस एंड्रोशियम का एक जो यूनिट होता है, एक जो पार्ट होता है, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं। ये जो स्टेमन है, स्टेमन को जब हम देखेंगे तो स्टेमन का स्ट्रक्चर कुछ हमको ऐसा दिखेगा। हम इसको देखेंगे तो स्टेमन का स्ट्रक्चर कुछ हमको ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये स्टेमन जो है इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। स्टेमन का जो सबसे अपरमोस्ट पार्ट होता है उस पार्ट को कहते हैं एंथर। जो टिप पे पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, एंथर। और जो नीचे ये स्टाक लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, डंडे के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, फिलामेंट। तो ये एंथर है और ये क्या है, फिलामेंट। अब ये देखो फिलामेंट का काम क्या होता है, फिलामेंट एंथर को कनेक्ट करता है, एंथर को कनेक्ट करता है किससे, थैलेमस के साथ। एंथर को कनेक्ट करता है किससे, थैलेमस के साथ। तो इस फिलामेंट के दो एंड हैं। ये वाला जो एंड है, इस एंड को कहते हैं प्रॉक्सिमल एंड। क्या कहते हैं इसको बेटा, प्रॉक्सिमल एंड, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं ये चीज़ें तुम्हें बता रहा हूँ। ये जो है प्रॉक्सिमल एंड है और ये वाला जो एंड है जो कि एंथर से डायरेक्टली लिंक्ड है, जुड़ा हुआ है, इसको कहते हैं डिस्टल एंड। क्या कहते हैं, डिस्टल एंड। तो ये प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट एंड दिस वन इज द डिस्टल एंड ऑफ फिलामेंट। प्रॉक्सिमल
यानी कि ये यही एंड किस पे जुड़ा हुआ है, थैलेमस से जुड़ा हुआ है। यही एंड किससे जुड़ा हुआ है, थैलेमस से। तो थैलेमस पे खड़े होके जब देखोगे तो ये वाला एंड क्या है, प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है, नियर। प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है, नियर। तो थैलेमस से हम, भाई थैलेमस पे ही सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, तो जब हम देखेंगे फ्लावर के पार्ट्स को कहाँ से देखेंगे, थैलेमस से। तो थैलेमस के पास वाले एंड को हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल एंड, और थैलेमस से दूर वाले एंड को क्या कहते हैं, डिस्टल एंड। क्लियर। ये फिलामेंट का स्ट्रक्चर है। और फिलामेंट क्या करता है, ये जो फिलामेंट है ये इसका क्या काम है, फिलामेंट कनेक्ट करता है एंथर को थैलेमस से। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अभी जो एंथर का स्ट्रक्चर अभी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस फिलामेंट पे एक 2016 के नीट में आया हुआ क्वेश्चन कर लेते हैं। 2016 के नीट में आया हुआ एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिलामेंट पे। क्वेश्चन क्या था उसको देखते हैं। 2016 के नीट में आया हुआ क्वेश्चन था कि द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट ऑफ स्टमन, द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट ऑफ स्टमन is attached to, ठीक है। ऑप्शन ए था यहाँ पे बी, सी एंड डी। नीट एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। ऑप्शन ए था यहाँ पे एंथर, दूसरा ऑप्शन था थैलेमस, तीसरा ऑप्शन था कनेक्टिव एंड चौथा ऑप्शन था प्लासेंटा। ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या था, प्लासेंटा। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे किस एंड की बात की गई है। पहली बात तो किसकी बात की गई है, फिलामेंट की। किसकी बात की गई है, फिलामेंट की। किसके फिलामेंट की, स्टमन के। कौन से एंड की, प्रॉक्सिमल यानी पास वाले एंड की। और पास और दूर हम किसके रेफरेंस में देखते थे, एंथर के रेफरेंस में। किसके रेफरेंस में देख रहे हैं, एंथर के रेफरेंस में। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया कि प्रॉक्सिमल एंड किससे अटैच था फ्लावर के पार्ट के, तो किससे अटैच था, डायरेक्टली फ्रॉम थैलेमस से। किससे अटैच था, थैलेमस से। एक क्वेश्चन आया हुआ था नीट 2016 के। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, चीजें बहुत क्लियर रहे तुम्हारे माइंड में। तो प्रॉक्सिमल का मतलब पास और डिस्टल का मतलब क्या होता है, दूर। तो ये कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें पता है तो प्रॉक्सिमल एंड किससे जुड़ा था, एंथर से, और डिस्टल एंड थैलेमस से, और डिस्टल एंड किससे जुड़ा था, एंथर से। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये फिलामेंट वाला पोर्शन हो गया। अभी हमको जो डिटेल में पढ़ना है, यहाँ पे पढ़ना है एंथर, क्योंकि जो भी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे होता है, एंथर के अंदर होता है। तो हमको बेसिकली पढ़ना क्या है, यहाँ पे एंथर पढ़ना है। देखो पहले एंथर की मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे। तो डिस्टल एंड पे प्रेजेंट कहाँ पे होता है, प्रेजेंट होता है डिस्टल एंड ऑफ फिलामेंट के डिस्टल एंड पे प्रेजेंट होता है, पहली बात। दूसरी बात, जो एंथर होता है, ये एंथर इंटरनली 2 कंपार्टमेंट में बता होता है। एंथर इज डिवाइडेड इनटू 2 कंपार्टमेंट एंड ईच कंपार्टमेंट इज नोन एज व्हाट, लोब। तो एंथर जो है, एंथर इज डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स इंटरनली जब देखोगे तो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। तो चूंकि 2 लोब प्रेजेंट हैं, इसलिए एंथर को हम क्या कह सकते हैं, एंथर इज बाइलोब्ड। एंथर क्या होता है, बाइलोब्ड होता है, चूंकि 2 लोब प्रेजेंट हैं। क्लियर। तो जैसे समझो कि जब एंथर को देखोगे, मान लो कि ये एक एंथर है, तो एंथर का एक लोब ये हो गया और दूसरा लोब ये हो गया। ऐसे मान लो ये एक एंथर है, ठीक है। टॉप पोजीशन देखो, एंथर के टॉप से देखना है, ऊपर से ट्रांसवर्स सेक्शन में। तो एंथर को हमने क्या कर लिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, लोब 1 लोब 2। अभी देखो ये एंथर लोब 1 लोब 2 में डिवाइड है। फिर एंथर का हर एक लोब
each lobe of anther consists of two theca। ध्यान से समझो, थीका और लोब में क्या अंतर है। लोब का मतलब होता है कि ट्रू डिवीजन, ट्रू कंपार्टमेंटाइजेशन। जैसे एक कमरा है, इस कमरे के बीच में दीवार आप खड़ी कर दीजिए और बाकी इनको एक कमरे को बीच में दीवार खड़ी करके अगर इनको डिवाइड करिए तो फिर ये क्या हो जाएगा, लोब का फॉर्मेशन। लेकिन अगर कमरे को आप वर्चुअली डिवाइड कर दीजिए, कमरे को ऐसे सिंपल सा कंप्लीट डिवीजन ना करके बस थोड़ा सा लाइन मार्क कर दीजिए कि भाई यहाँ से एक कंपार्टमेंट, यहाँ से एक कंपार्टमेंट, तो इस तरह के डिवीजन को क्या कहते हैं, फ्लावर के अंदर थीका कहते हैं। तो यहाँ पे लोब जो था, हर एक जो एक एंथर के अंदर 2 लोब प्रेजेंट था और हर एक लोब के अंदर क्या था कि 2 थीका प्रेजेंट था। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम डिवीजन को शो करने के लिए ऐसे करते हैं, ये एक, तो एक थीका ये, एक थीका ये, एक थीका ये, एक थीका ये, एक लोब के अंदर 2 थीका, एक लोब के अंदर 2 थीका। थोड़ा सा और डिवीजन क्लियर कर लेते हैं ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसा। बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे जो हर एक लोब के अंदर एक थीका प्रेजेंट होता है और हर एक लोब के अंदर जब 2 थीका प्रेजेंट होता है तो इसलिए टोटल एंथर के अंदर कितने थीका हो गए, 4 थीका। तो ईच एंथर कंसिस्ट ऑफ 4 थीका। कितने थीका हो गए, 4 थीका, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे हर एक थीका के अंदर, ईच थीका, हर एक थीका के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। हर एक थीका के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम। अब देखो स्पोरेंजियम क्या है, स्पोरेंजियम का मतलब होता है, स्पोरेंजियम का क्या मतलब है, स्पोरेंजियम का मतलब होता है पैकेट। स्पोरेंजियम क्या होता है, पैकेट जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो, स्पोर प्रेजेंट हो या स्पोर का फॉर्मेशन होने वाला हो। तो यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम का मतलब क्या होगा कि वो पैकेट जिसके अंदर माइक्रोस्पोर यानी कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो। तो जितने भी थीका हैं, इन थीका के अंदर एक एक माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है, यानी कि एक एक पैकेट प्रेजेंट है जिसके अंदर क्या होने वाला है, वहां पे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होने वाला है। तो टोटल अब देखो यहां पे एक लाइन और लिखते हैं, each theka in anther consist of 1 स्पोरेंजियम। हर एक थीका के अंदर एक स्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है। हर एक थीका के अंदर क्या होता है, एक स्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है। ये आपके सामने दिख रहा है। तो टोटल 4 स्पोरेंजियम प्रेजेंट हुए यहाँ पे। एक थीका के अंदर एक स्पोरेंजियम, तो 4 थीका के अंदर 4 स्पोरेंजियम। तो इसलिए एंथर क्या होगा, एंथर इज टेट्रास्पोरेंजिएट। उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, एंथर इज टेट्रास्पोरेंजिएट। एंथर क्या हो जाएगा, टेट्रास्पोरेंजिएट। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि एंथर टेट्रास्पोरेंजिएट होता है कि नहीं होता है, तो आप वहां पे क्या लिखोगे, यस एंथर इज व्हाट, टेट्रास्पोरेंजिएट। क्लियर, बातें समझ में आ रही हैं। जो ये स्पोरेंजियम है, इस स्पोरेंजियम के अंदर कुछ स्पेशल टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं स्पोरेंजियम के अंदर। इस स्पेशल टाइप के सेल को कहते हैं स्पोरोजिनस सेल। इस स्पेशल टाइप के सेल्स को क्या कहते हैं, स्पोरोजिनस सेल। ध्यान से समझो, वर्ड क्या है, स्पोरोजिनस मतलब स्पोर और जिनस का मतलब फॉर्मेशन। ऐसे सेल्स जो कि क्या फॉर्म करेंगे, स्पोर, और स्पोर का मतलब आगे चल के क्या होने वाला है, गैमेट। यानी कि इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि आगे चल के वो मेल गैमेट बनाएंगे। तो उन सेल्स को क्या कहते हैं, स्पोरोजिनस सेल, या फिर स्पेशल टर्म में उनको कहते हैं
स्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब एक चीज समझो, ये सेल अभी गैमिट बनाएंगे, इन सेल्स ने गैमिट बनाया नहीं है, तो गैमिट जब बनाएंगे तो इस वजह से भी इनके अंदर गैमिट बना नहीं है, तो ये किस टाइप के सेल होंगे? 2n टाइप के। किस टाइप के होंगे? 2n टाइप के। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या प्लॉइडी क्या है, तो 2n है, यानी कि उसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो नॉर्मल सेल के अंदर जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उतने होते हैं, यानी कि वो क्या है? डिप्लॉन्टिक है। क्लियर? माइक्रोस्पोर मदर सेल MMC कहते हैं इसको। तो ये इसके अंदर भरा होता है। तो ये स्ट्रक्चर है किसका? एक जनरल मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है किसका? एक एंड्रोशियम का। आपको इस स्पोरेंजियम के बाहर बाहर ये जो कवर दिख रहा है, ये माइक्रो स्पोरेंजियम के बाहर बाहर जो कवर दिख रहा है, ये कवर क्या है? प्रोटेक्टिव लेयर। ये क्या है बेटा? प्रोटेक्टिव लेयर, जनरली प्रोटेक्टिव लेयर है। तो जो एंथर है, एंथर, वो एंथर का को जब डिटेल में आप उसके एंथर के स्ट्रक्चर को देखोगे तो एंथर is a four-walled structure। एंथर क्या होता है? एक 4 वॉल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एंथर का जो वॉल होता है, जो बाहर बाहर का जो वॉल होता है, वो कितने लेयर से मिलके बना होता है? 4 वॉल से, 4 लेयर से मिलके बना होता है एंथर का वॉल। तो थोड़ा सा हम वहाँ पे एंथर के वॉल के बारे में अभी देखेंगे, कौन कौन से वॉल होते हैं, क्या क्या रोल होता है, एक एक स्ट्रक्चर पे जाएंगे। फटाफट आप लोग ये लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो, अब हम लोग को स्ट्रक्चर पढ़ना है जो एंथर है, उसमें कौन कौन से लेयर्स प्रेजेंट है। 4 वॉल्ड लेयर है। देखो, एक मान लो ये एक एंथर है, ठीक है, मान लो ये एक एंथर है। इस एंथर को ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन में कट कर दो, यानी कि एंथर, ये एक एंथर था, इसको ऐसे कट किया तो इसको कहते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। तो एंथर को जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन में कट करके और ऊपर से जब उसको स्टेन करके माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम देखेंगे तो हमको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ध्यान से देखना, एंथर के जो सबसे बाहर लेयर होता है, इस बाहर वाले लेयर को कहते हैं एपिडर्मिस। याद करो, जब इस टिश्यू पढ़ा था, प्लांट टिश्यू, तो वहाँ बताया गया था कि प्लांट के किसी भी पार्ट के सबसे बाहर कौन सा लेयर प्रेजेंट होता है? एपिडर्मिस। तो ये सबसे बाहर वाला लेयर कौन सा लेयर प्रेजेंट है? एपिडर्मिस। इस एपिडर्मिस का काम भी तुम्हें वहाँ बताया गया था, क्या होता? प्रोटेक्शन। इसका काम क्या था? प्रोटेक्शन था। एपिडर्मिस क्या करता था कि डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन से हमारे जो प्लांट के पार्ट थे, उन प्लांट के पार्ट को प्रोटेक्ट करता था। ठीक है। एपिडर्मिस क्या होता था? सिंगल लेयर सेल होता था। किससे बना होता था? सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना होता, सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना होता था। ठीक है, तो दो बातें, इसका काम क्या है? प्रोटेक्शन, और बना किससे है? सिंगल लेयर ऑफ सेल से। इसके अंदर जो ये आपको ग्रीन ग्रीन कलर का मैंने बनाया है लेयर, इस ग्रीन ग्रीन कलर वाले लेयर को हम कहते हैं, सेकेंड जो लेयर है बाहर से, इसको हम कहते हैं एंडोथीसियम लेयर। क्या कहते हैं बेटा? एंडोथीसियम लेयर। ये जो एंडोथीसियम लेयर होता है, ये भी सिंगल लेयर ऑफ सेल होता है। ये भी क्या होता है? सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होता है। इसके सेल्स जो होते हैं वो रेडियली अरेंज्ड होते हैं। क्या होते हैं? रेडियली अरेंज्ड होते हैं। अरेंज मतलब कहने का मतलब क्या है कि इसके जो सेल्स हैं, ये जो सेल्स हैं, ये कुछ ऐसे प्रेजेंट हैं, ये कुछ ऐसे प्रेजेंट है, ऐसे प्रेजेंट है, क्योंकि रेडियस की तरफ ये इशारा कर रहे हैं, तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? रेडियली अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। तो एंडोथीसियम के जो सेल्स होते हैं वो रेडियली अरेंज्ड होते हैं। ये जो सेल्स होते हैं, इनको एक ये जो सेल का लेयर है, इस लेयर को, इसको हम कहते हैं अल्फा सेलुलोसिक लेयर। इसको हम क्या कहते हैं? अल्फा सेलुलोसिक लेयर। अल्फा सेलुलोसिक लेयर। देखो, अल्फा सेलुलोसिक लेयर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके जो सेल वॉल्स हैं, इन सेल्स के, उन सेल वॉल के अंदर जो स्पेशल टाइप का सेलुलोज प्रेजेंट होता है, स्पेशल काइंड का सेलुलोज प्रेजेंट होता है, और अमाउंट ऑफ सेलुलोज ज़्यादा होता है, ताकि उनके जो वॉल है, वो वॉल क्या हो, सेल वॉल क्या हो सके? स्ट्रॉन्ग हो सके। फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन क्या है इसका? रोल क्या है इस लेयर का? प्रोटेक्शन तो करता ही करता है, इसके साथ साथ ये जो हमारा एंथर है, इस एंथर को ब्रस्ट होने से प्रिवेंट करता है। तो ये क्या करता है? प्रिवेंट द एंथर फ्रॉम ब्रस्टिंग, कि एंथर जो है वो हमारा ब्रस्ट ना हो पाए, मतलब
एंथर ऐसा ना हो कि इसके अंदर जब पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो तो वो फट जाए वहां से, ठीक है, क्योंकि देखो एंथर के का डेhiscence यानी एंथर के अंदर से जो पॉलन ग्रेन का रिलीज होता है वो एक मैच्योर टाइम पे होना चाहिए, हमेशा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो एंडोथीसियम है वो क्या करता है कि उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ताकि जो हमारा एंथर है वो एंथर रप्चर ना हो पाए। तो पहला आउटर मोस्ट लेयर क्या था, एपिडर्मिस, और सेकेंड लेयर क्या था, एंडोथीसियम, जो उसको प्रिवेंट करता था ब्रस्टिंग से। इसके बाद हमारा जो है वो ये जो स्पेस मैंने खाली छोड़ रखे, ये जो स्पेस खाली छोड़ रखे, ये स्पेस के अंदर क्या होता है कि सेल्स के बहुत ढेर सारे लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे बहुत ढेर सारे सेल्स के लेयर, 2 3 4 सेल्स के लेयर ऐसे प्रेजेंट होते हैं। इन सेल्स के लेयर्स को हम ये जो लेयर होता है इस लेयर को हम कहते हैं मिडिल लेयर। क्या कहते हैं बेटा, मिडिल लेयर। तो जो इनर लेयर होता है किसका, इनर लेयर जो होता है एंडोथीसियम का, एंडोथीसियम से अंदर का जो लेयर होता है जो इसके वॉल का, उसको हम कहते हैं मिडिल लेयर। मिडिल लेयर जो होता है ये मिडिल लेयर 2 to 4 लेयर ऑफ सेल से मिलकर बना होता है, 2 to 4 लेयर ऑफ सेल से मिलके बना होता है। यानी इसके अंदर भाई अभी तक क्या था, ये एक सिंगुलर लेयर था, ये भी क्या था, सिंगल लेयर का बना हुआ था, लेकिन इसमें नंबर ऑफ सेल्स के जो लेयर होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं। सिंगल जो लेयर्स ऑफ द सेल्स होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं। ये जो मिडिल लेयर है, ये मिडिल लेयर क्या है, पैरेन्काइमा सेल से बने हैं। किसके बने हैं, पैरेन्काइमा सेल से, पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि जो ये पैरेन्काइमेटस सेल मिडिल लेयर के अंदर होते हैं, ये लूजली अरेंज होते हैं। ये क्या होते हैं, लूजली अरेंज। अब इनका रोल क्या है, इनका रोल क्या है, सुनो ध्यान से। अभी ये जो स्पोरेंजियम आपको सेंटर पे देख रहे हो, ये जो स्पोरेंजियम है ये इसके अंदर जब प्रेजेंट है, तो अगर ये मिडिल लेयर नहीं होता या मिडिल लेयर जो होता ये अगर इसके सेल्स नहीं होते तो क्या होता है, ये फिर इसमें मूव करता, बहुत ढीला ढाला सा प्रेजेंट होता। लेकिन भाई इसको क्या होना चाहिए, उसके अंदर कंपैक्टली पैक्ड होना चाहिए। तो जो मिडिल लेयर है पहला काम किसका करता है, पैकिंग का दिस स्ट्रक्चर्स, मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की पैकिंग करता है। दूसरी बात, इसके लूजली अरेंज होने के पीछे की क्या कहानी है, लूजली अरेंज होने के पीछे कहानी है कि जैसे ही इसके अंदर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा और पॉलन ग्रेन जब ग्रो करेंगे, लार्ज होंगे, मैच्योर होंगे, तो ये जो लूजली अरेंजमेंट जब ये एक्सपेंड होगा तो लूजली अरेंज सेल अपने आप को क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे और इसको स्पेस प्रोवाइड करेंगे। तो मिडिल लेयर क्या होता है, 2 to 4 लेयर ऑफ सेल्स होता है, पैरेन्काइमा का बना होता है जिसमें स्टोरेज ऑफ मटेरियल, क्लोरोफिल का और न्यूट्रिएंट का स्टोरेज होता है। फिर लूजली अरेंज होते हैं ताकि वो जब जरूरत पड़े तो स्पेस क्रिएट कर सकें, ठीक है। इसके बाद जो आप ये जो लेयर देख रहे हो, इसके बाद जो आप पहली बात तो ये जो रेड कलर का आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, रेड कलर का जो पैकेट देख रहे हो, ये रेड कलर का जो पैकेट है ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम है। इसी के अंदर क्या होता है, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। और इसके अंदर जो ये रेड कलर के और जो सेल्स दिख रहे हैं ये क्या है, माइक्रोस्पोर है। माइक्रोस्पोर मदर सेल है जो कि माइक्रोस्पोर बनाएंगे, ठीक है। इसके बाहर आपको ये जो ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर, ये माइक्रोस्पोर के सेल के बाहर ये जो ब्लैक कलर का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ब्लैक कलर का लेयर दिख रहा है, इस लेयर को कहते हैं टेप्टम लेयर। क्या कहते हैं, टेप्टम लेयर। ये टेप्टम लेयर जो है, ये टेप्टम लेयर जस्ट सराउंडिंग द माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। टेप्टम लेयर की क्या खासियत है, टेप्टम लेयर की खासियत है कि इसके सेल्स जो होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। सेल्स क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट सेल होते हैं। दूसरी बात, ये इनके अंदर स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट होता है, स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट होता है। अब इनके अंदर स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट होगा तो चूंकि इनके अंदर न्यूट्रिएंट स्टोर्ड है तो ये क्या करेंगे, डेवलपिंग पॉलन को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू डेवलपिंग पॉलन ग्रेन जो बन रहा है उस डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिएंट कौन प्रोवाइड करता है, ये जो टेप्टम लेयर है ये प्रोवाइड करता है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत? कुछ एक्स्ट्रा बातें समझ लो यहाँ पे जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो टेप्टम लेयर है ये एक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है जिसको हम कहते हैं यूबिस बॉडी। क्या कहते हैं, यूबिस बॉडी। ये जो टेप्टम लेयर है, ये टेप्टम लेयर एक यूबिस बॉडी प्रोड्यूस करता है। एक टेप्टम लेयर जो होता है वो एक यूबिस बॉडी प्रोड्यूस करता है, जो कि यूबिस बॉडी है के जो यूबिस बॉडी जो होती है उसके ऊपर
स्पोरोपोलिनिन नाम का एक केमिकल डिपॉजिट होता है। जैसे मान लो कि क्या है कि ये एक यूबिस बॉडी एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के ऊपर एक केमिकल डिपॉजिट होगा, इस स्ट्रक्चर के ऊपर एक केमिकल डिपॉजिट होगा, जिस केमिकल को क्या कहेंगे, स्पोरोपोलिनिन। और यही स्पोरोपोलिनिन जो केमिकल है ये आगे चल के पॉलन ग्रेन का जो जैकेट होता है, जो कोट होता है, उसको बनाने में हेल्प करता है, जो पॉलन ग्रेन को बनाने में हेल्प करता है। ये एक एंजाइम भी रिलीज करता है, एक एंजाइम भी प्रोड्यूस करता है जिसको हम कहते हैं कैलेज एंजाइम। उसको क्या कहते हैं, कैलेज एंजाइम। क्या रोल है कैलेज एंजाइम का, आने वाले पार्ट्स में आपको पता चलेगा। तो देखो ध्यान से, 4 लेयर हुए कि नहीं, सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोथीसियम, उसके अंदर जो मिडिल लेयर प्रेजेंट है वो, और लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है, टेप्टम प्रेजेंट होता है। चारों का फंक्शन आपके सामने है, अलग अलग फंक्शंस होता है इसमें, और इस बुक में आपके एनसीईआरटी की किताब में ये स्ट्रक्चर आपको वहाँ पे दिया हुआ है कि किस वाल का किस लेयर का क्या रोल होता है। ये चारों मिलके एक कंपोजिट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जो अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है उस माइक्रोस्पोरेंजियम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर जो हैं वो आगे चल के, अभी समझो एक चीज और। अब मान लो क्या हुआ कि इसके अंदर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो गया, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो गया। तो जैसे इसके अंदर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा, इसके जो टेप्टम लेयर है उस टेप्टम लेयर का क्या हो जाएगा, न्यूट्रिएंट सारे, जो टेप्टम लेयर है न्यूट्रिएंट सारे यूज कर लेंगे वो जो ग्रोइंग पॉलन ग्रेन है। अभी क्या होगा, पॉलन ग्रेन बनने के बाद ये जो वॉल है, मिडिल लेयर, कौन कौन सा, यहाँ पे देखो, मिडिल लेयर, उसके बाहर एंडोथीसियम, उसके बाहर एंडोथीसियम, और उसके बाहर आपका हो जाएगा एपिडर्मिस, उसके बाहर एपिडर्मिस। ये तीनों के तीनों वॉल, ये तीनों के तीनों लेयर क्या होते हैं, रप्चर होते हैं, जिसको हम कहते हैं डेहिसेंस, जिसको हम क्या कहते हैं, डेहिसेंस। और यही डेहिसेंस क्या करता है, पॉलन ग्रेन एंथर से रिलीज करता है, पॉलन ग्रेन रिलीज करता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि एट द टाइम ऑफ डेहिसेंस ऑफ एंथर कौन कौन से लेयर के अंदर रैप्चरिंग होती है, कौन कौन से लेयर फटते हैं। तो सबसे पहले एपिडर्मिस, उसके अंदर क्या होता है एंडोथीसियम, उसके अंदर मिडिल लेयर, यही तीनों लेयर, उसमें टेप्टम लेयर को इंक्लूड नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई। तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने, फटाफट इसको ड्रॉ करिए, इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है लिखिए, फिर 1-2 क्वेश्चन करेंगे और बाकी सब हम अगले पार्ट में डिस्कशन करेंगे। तो आइए, अभी तक जो हमने पढ़ा उसके बेसिस पे 1-2 क्वेश्चन और है, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको हम डिस्कस करते हैं, और फिर बाकी की चीज़ें हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, वो क्वेश्चन है द इनरमोस्ट वॉल लेयर ऑफ एंथर। यहाँ पे क्वेश्चन है द इनरमोस्ट वॉल लेयर ऑफ एंथर, वॉल लेयर ऑफ एंथर, ठीक है, ऑप्शन A, B, C एंड D। ऑप्शन A है इज न्यूट्रिएटिव इन फंक्शन, इज न्यूट्रिएटिव इन फंक्शन। ऑप्शन B है हेल्प्स इन डेहिसेंस ऑफ एंथर, हेल्प्स in dehiscence of anther, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है इज हैप्लॉयड एंड प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, इज हैप्लॉयड एंड प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। और चौथा है फॉर्म माइक्रोस्पोर। तो सबसे जो इनरमोस्ट लेयर क्या था, हमारे जो वॉल का सबसे इनरमोस्ट लेयर क्या था, आउटर में सबसे क्या था, एपिडर्मिस था, उसके अंदर एंडोथीसियम, उसके अंदर मिडिल लेयर, सबसे लास्ट में क्या था, टेप्टम। और टेप्टम क्या काम करता था, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता था किसको, जो डेवलपिंग वहाँ पे पॉलन ग्रेन थे उनको। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा किसके साथ जाएगा, फर्स्ट वाले के साथ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत।
तो बाकी इसके बाद रह गया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, कैसे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है वो हम लोग अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, मतलब अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग चैप्टर पढ़िए, एनसीईआरटी की किताब पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।